पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि लगातार आप लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि मोदी सरकार निकम्मी है, इन्होंने देश को पीछे कर दिया है, देश को बर्बाद कर दिया है। पर एक्चुअल में सच्चाई क्या है वो नहीं बताई जा रही है। तो चलिए मैं आपको आज सच्चाई बताता हूँ और जो आपका ब्रेन वॉश किया जा रहा है उसे फाइनली खत्म करता हूँ। पर पहले मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को डाउनलोड कर लें, क्योंकि हो सकता है कि इस वीडियो को मास रिपोर्ट करके डिलीट करवाया जा सकता है। तो मैं यही कहूंगा कि आप इस वीडियो को इतना शेयर करें कि सच्चाई सबके सामने आ जाए और प्रोपेगेंडा खत्म हो जाए। पिछले एक महीने में जो कुछ हुआ है देश में, उसे देखकर तो यकीनन आपकी आंखें खुल जानी चाहिए। प्योर डिक्टेटरशिप का डर है यहाँ पर। कितने लोगों को आप रीच आउट कर सकते हैं और देश की इस इमरजेंसी सिचुएशन की खबर उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं। सरकार के इन कारनामों की वजह से दुनिया भर में भारत की रेपुटेशन नीचे गिर रही है। आज जो भी ये सब हो रहा है देश में, इसकी खबर दुनिया भर में पहुंच रही है। दोस्तों, जोर से हंसना ताकि आपकी हंसी तानाशाह के अहंकार को डुबा दे। मोदी सरकार की वजह से हमारे देश की रेपुटेशन नीचे गई है आज के दिन दुनिया में। देखो, प्रोपेगेंडा करने की एक लिमिट होती है, पर इस बार वो लिमिट क्रॉस हो गई है। बीजेपी को हराने के लिए लोग इतना गिर गए हैं जिसकी उम्मीद मैंने नहीं की थी। कल तक जो कांग्रेस के स्कैम गिनवाते थे वो आज उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि सबसे पहले बीजेपी को हराना है, फिर उसके बाद देखा जाएगा। मामले में तो दोस्तों आपको पता ही होगा कांग्रेस का क्या हाल था। इन 10 सालों में जितना करप्शन हुआ है उतना शायद किसी भी टाइम पे इंडिया की इंडिपेंडेंट हिस्ट्री में किसी और सरकार ने नहीं किया। 2G स्कैम, 3G स्कैम, आदर्श स्कैम, सत्यम स्कैम, कोलगेट स्कैम, CWG स्कैम, सोलर स्कैम, कैश फॉर वोट स्कैम, स्कैमों की गिनती नहीं खत्म होती है। तो जाहिर सी बात है इस एरिया में कांग्रेस सिर्फ एक 0 नंबर डिजर्व करती है। वोटर को क्या फिर देखना चाहिए? सिर्फ एक चीज देखनी चाहिए कि डिक्टेटरशिप को आने से रोकने के लिए क्या करना है देश में। जो सरकार देश को डिक्टेटरशिप की ओर ले जा रही है उसे सत्ता से पहले बाहर निकालो, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। एक मिनट, ये बात कहीं सुनी हुई लगती है। तो अगर आप यूपी में देखिए, बीजेपी को सिर्फ एसपी और बीएसपी की कोalition हरा सकती है और कोई नहीं हरा सकता। सो इफ वी वर यूपी वोटर्स, तो हमें क्या करना चाहिए था? हमें अपना वोट जाके एसपी बीएसपी के गठबंधन को देना चाहिए, चाहे उनका जैसा भी कैंडिडेट। हमारे एक जानकार है, वहां पे उनसे बात हो रही थी तो कहते हैं जी हमारे इलाके का कैंडिडेट गुंडा है, मैं क्या करूं? ऐसे रवि आंख बंद करके कोalition को डाल के वोट डाला, बिकॉज दिस इज एन इलेक्शन जहां पे बीजेपी को हराना जरूरी। देश की मजबूरी है, बीजेपी को हराना जरूरी है। देश की मजबूरी है करप्ट लोगों के साथ अरविंद केजरीवाल खड़े हों। करप्ट लोगों के साथ, जैसा मैंने कहा कि इस वक्त देश की मजबूरी है, कुछ भी करो लेकिन मोदी और अमित शाह की जोड़ी को हराना जरूरी है। कि कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बीजेपी के अगेंस्ट इतना प्रोपेगेंडा क्यों हो रहा है। तो देखो, इसकी वजह है भारत का ग्लोबली बढ़ता स्टैचर। पिछले 10 सालों में जिस तरह भारत एक राइजिंग पावर की तरह उभरा है, वो चीज लोगों की आंखों में खटक रही है। इसीलिए वो बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं, मोदी को डिक्टेटर बोल रहे हैं, जबकि रियलिटी ये है कि भारत में कभी डिक्टेटरशिप हो ही नहीं सकती है, चाहे बीजेपी पूरी सीट ही क्यों ना जीत जाए। प्योर डिक्टेटरशिप का डर है यहाँ पर। कितने लोगों को आप रीच आउट कर सकते हैं और देश की इस इमरजेंसी सिचुएशन की खबर उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं। बट क्योंकि ये आर्ग्यूमेंट की देश में तानाशाही आने वाली है, इस समय बहुत बड़ा चर्चा का मुद्दा बन चुका है, तो एक बार राइट और लेफ्ट विंग के लेंस उतारकर इसको कॉन्स्टिट्यूशन लेंस लगाकर एनालाइज कर लेते हैं। अब देखिए, सिंपल सी बात है कि अगर देश में डिक्टेटरशिप या वन पार्टी सिस्टम इंट्रोड्यूस करना ही है तो वो बिना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तो होगा नहीं। और इस 2024 के इलेक्शन में कोई पार्टी 2/3 मेजोरिटी तो छोड़ो, सारी सीटें भी जीत के आ जाए तो भी वो ये अमेंडमेंट नहीं ला सकते। एंड ऐसा इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी बेंच ने 50 साल पहले ये क्लियर कर दिया था कि पार्लियामेंट को जो करना है वो करे, लेकिन संविधान के मूल ढांचे से छेड़छाड़ वो नहीं कर सकते। और डेमोक्रेसी क्योंकि उस मूल ढांचे का पार्ट है, तो इससे छेड़छाड़ करती हुए कोई भी अमेंडमेंट आएगी तो सुप्रीम कोर्ट उसे स्ट्राइक डाउन करेगा ही करेगा। जिसका मतलब इन शॉर्ट ये है कि आपको जिसको वोट डालना है आप डालें, लेकिन ये जो तानाशाही वाले आर्ग्यूमेंट है एकदम बकवास है। ध्रुव कहता है कि हिस्ट्री में उठा के देखो, कोलिशन गवर्नमेंट में ज्यादा ग्रोथ हुई है। बहुत बड़ा एक डर है कि कोलिशन गवर्नमेंट आने से देश का विकास रुक जाएगा। ये एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है कि देश का विकास रुक जाएगा, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री चेक करोगे कोलिशन गवर्नमेंट्स की और जो मेजॉरिटी गवर्नमेंट्स हैं उनकी, तो आपको दिखेगा जो सबसे ज्यादा हमें डेवलपमेंट देखने को मिली है देश में, जो सबसे प्रोग्रेसिव कानून देश में आए हैं वो कोलिशन गवर्नमेंट के ईयर्स में ही आए हैं। तो चलिए हिस्ट्री उठा के देख लेते हैं। जहां कांग्रेस के 10 साल में एवरेज इन्फ्लेशन भारत की 8.1% थी, वहीं बीजेपी के 10 सालों में एवरेज इन्फ्लेशन 5.1% है। आरबीआई कहता है कि देश में इन्फ्लेशन 2 से 6% के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी के टेन्योर में 65% ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है। जीडीपी की बात करें तो 2014 में भारत वर्ल्ड की 11th लार्जेस्ट इकोनॉमी था, आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। 2014 में इंडिया की जीडीपी $2 ट्रिलियन थी, आज $4 ट्रिलियन के आसपास है।
2014 से 2018 तक भारत वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी था। 2022 से भारत वापस से वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बन गया। कांग्रेस के टेन्योर में भारत कभी भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी नहीं बना था। इसके अलावा कांग्रेस ने इतने सारे बैड लोन्स बिजनेसमैन को बांटे थे कि भारत का एनपीए 2013 में बढ़ के 12.3% हो गया था। वहीं अब ये कम होके 3% हो गया है। पिछले 10 सालों में 10 लाख करोड़ रुपए के बैड लोन्स रिकवर हुए हैं। पॉवर्टी की बात करें तो 2014 में भारत में 29% पॉवर्टी थी, जो अब कम होके 11% आ गई है। अमेरिकन बेस्ड ब्रुकिंग इंस्टीट्यूट का कहना है कि भारत ने एक्सट्रीम पॉवर्टी एलिमिनेट कर दिया है। इसके अलावा 2014 में भारत में 350 स्टार्टअप हुआ करते थे, वहीं आज भारत में 1.25 लाख से ज्यादा स्टार्टअप है। भारत में वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। स्कैम की बात नहीं करे तो अच्छा है। पूरे देश को पता है कि कांग्रेस के समय में कितने स्कैम हुए थे। हर साल रिकॉर्ड ब्रेक होता था। अब आप बोलोगे कि तुम तो भक्त निकले, तुमने अनएम्प्लॉयमेंट की बात ही नहीं की। देखो, इस समय भारत में अनएम्प्लॉयमेंट है, पर कांग्रेस के समय में भी भारत में अनएम्प्लॉयमेंट के हालात अच्छे नहीं थे। कांग्रेस के समय भारत में अनएम्प्लॉयमेंट 5 से 6% के बीच हुआ करती थी, जो 2009 में बढ़ के 9.4% हो गई थी और फिर 2014 में गिर के 5.4% पे आ गई थी। अगर आप बीजेपी के टेन्योर में अनएम्प्लॉयमेंट देखेंगे तो 2014 से 2019 तक 5% थी। फिर पेंडेमिक, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट ने हालत खराब कर दी, जिसके चलते ग्लोबली अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है। इसी तरह अगर आप यूथ अनएम्प्लॉयमेंट देखेंगे तो 2020 में 30% पहुंच गई थी। पर अच्छी बात यह है कि इस समय यूथ अनएम्प्लॉयमेंट भारत की कम होकर 22% पे आ गई है। पर देखो, अगर बीजेपी को फ्यूचर में भारत की अनएम्प्लॉयमेंट को तेजी से कम करना है तो उसके लिए देश में मैन्युफैक्चरिंग को तेजी से बढ़ाना होगा। इसके अलावा आपको ये नहीं बताया जाता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, इनोवेशन इंडेक्स जैसे मामलों में पिछले 10 सालों में भारत ने बहुत इंप्रूवमेंट की है। आपको बताया जाता है कि देश को गिरवी रखा जा रहा है, देश को बेचा जा रहा है, देश का कर्ज बढ़ाया जा रहा है। मैंने कहा था दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम देश के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम है, लेकिन अब मुझे डाउट हो रहा है अपनी बात पर। असलियत में 2014 में देश पर जो कर्जा था वो करीब 50 लाख करोड़ तक का था और अब 2024 में ये बढ़कर 205 लाख करोड़ हो गया। पर रियलिटी यह है कि भारत का जो कर्ज है उसमें से 81% इंटरनल है, सिर्फ 19% एक्सटर्नल डेट है। इसके अलावा अगर हम एक्सटर्नल बोरिंग की बात करें तो कांग्रेस ने बीजेपी से ज्यादा एक्सटर्नल बोरिंग ली है। 2004 से 2014 के बीच कांग्रेस के समय भारत की एक्सटर्नल बोरिंग 21% के कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ी है, वहीं बीजेपी के 10 साल में सिर्फ 4.4%। इसके अलावा अगर आपको डिटेल से जानना है कि बीजेपी और कांग्रेस में से इकोनॉमी में कौन बेहतर है तो आप ये वीडियो को जरूर से देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। इसके अलावा आपको ये नहीं बताया जाता है कि साल 2013 में जहां मॉर्गन स्टैनली ने फ्रेजाइल 5 कंट्रीज की लिस्ट में भारत को इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, ब्राजील के साथ रखा था और कहा था कि इन 5 देशों की इकोनॉमी फ्रेजाइल है, यानी कि इन देशों की अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर है और इन देशों की अर्थव्यवस्था कभी भी टूट के बिखर सकती है। पर 10 साल बाद मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि 2023 का भारत 2013 के मुकाबले बहुत डिफरेंट है। पिछले 10 सालों में भारत मोदी गवर्नमेंट के अंदर बहुत तेजी से ट्रांसफॉर्म हुआ है, जिससे भारत की क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव हो रही है। पर जैसा मैंने पहले कहा, आपका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, आपको सिर्फ नेगेटिविटी बताई जा रही है। पॉजिटिव साइड जो कि बहुत बड़ी है उसके बारे में बताया ही नहीं जा रहा है। ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस ने कई बार इंडियन इकोनॉमी को लेकर बीजेपी की तारीफ की है। अभी कुछ ही दिनों पहले जेपी मॉर्गन के सीईओ जेमी डिमन ने कहा है कि यूएस को मोदी जैसा लीडर चाहिए। Modi has done an unbelievable job in India. I mean, literally, and I know, the liberal press here, they beat the hell out of him. He's taken 400 million people out of poverty. They've put in this unbelievable, every citizen by hand or by eyeball or by finger is recognized. They open bank accounts for 700 million people. The transfer payments are going through. They've got an unbelievable education system, unbelievable infrastructure. They're lifting up that whole country because this one man is just, he's tough. But I think you have to be tough to break that down, and he's breaking down some of the bureaucracy. They have, I think it's 29 states or something like that. But they all had completely different, it's almost like Europe, they have completely different tax systems, which leads to enormous corruption. He's breaking all that stuff down. And so, yeah, there are examples of people who have just turned these things around. And we need a little bit more of that here. जेमी $4 ट्रिलियन वाले जेपी मॉर्गन चेस के सीईओ हैं। $4 ट्रिलियन भारत की जीडीपी है और कुछ लोग इनकी बात नहीं मानेंगे। वो एक यूट्यूबर की बात मानेंगे जिसके पास कोई इकोनॉमिक नॉलेज नहीं है। जितनी ध्रुव की एज है उससे ज्यादा जेमी के पास एक्सपीरियंस है। चलो मान लेते कि ये गलत है, पर क्या आईएमएफ भी गलत है? आईएमएफ ने मोदी सरकार के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम को लॉजिस्टिक मार्वल कहा है और साथ में कहा है कि इस स्कीम से दूसरों को सीखने की जरूरत है कि कैसे भारत जरूरतमंद लोगों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर रहा है। We look at the case of India.
it is actually quite impressive. It's a logistical marvel how these programs that seek to help people who are at low income levels reach literally hundreds of millions of people. And there's a lot to learn from India. There's a lot to learn from some other examples around the world. इसके अलावा जिस तरह बीजेपी गवर्नमेंट ने पेंडेमिक को हैंडल किया है, लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के चलते पैसे दिए हैं, फ्री वैक्सीन लोगों को लगाई है, 100 से ज्यादा देशों को फ्री वैक्सीन दी है, पेंडेमिक के समय इन्फ्लेशन को अच्छे से मैनेज किया है, इन चीजों की तारीफ IMF, वर्ल्ड बैंक, UN सब ने की है। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि भारत ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का 47 साल का काम मात्र 6 सालों में कर दिया है। ऐसी मैं कई सारी रिपोर्ट्स आप लोगों को दिखा सकता हूँ, वीडियो 1 घंटे से ज्यादा लंबी हो जाएगी। अब आप लोग खुद ही डिसाइड करो, क्या ये सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गलत हैं? क्या ये सब गोदी मीडिया हैं? क्या ये सब अंधभक्त हैं? अगर आपको अब भी लगता है कि सिर्फ एक आदमी सही है और बाकी सारी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, IMF, वर्ल्ड बैंक सब गलत है, बड़े अफसोस की बात है, मुझे कहना पड़ रहा है कि आपका ब्रेन वॉश हो चुका है। आप सब अंधभक्त बन गए हैं जो सब चीजों को गलत मान के सिर्फ एक इंसान की बात मान रहे हैं, और ऐसे इंसान की बात मान रहे हैं जो आपको भारत की पॉजिटिव साइड कभी दिखाता ही नहीं है। कभी ये इंडियन रूपी को लेकर झूठ बोलता है, मोदी मीडिया के एंकर्स अपनी तरफ से कोशिश पूरी करते हैं झूठी खबरें फैलाने की, समाज में नफरत का जहर घोलने की, रुपए के गिरने के फायदे बताते हैं, महंगाई पर सरकार को डिफेंड करते हैं। रुपए के गिरने के अगर नुकसान है तो कुछ फायदे भी। मेजोरिटी इकोनॉमिक ग्रोथ आती है, मेजोरिटी एम्प्लॉयमेंट मिलती है लोगों को, जो कि है सर्विस सेक्टर, हमारा IT सेक्टर। इसलिए इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इंडिया प्रेफर करता है कि रूपी वीक ही रहे। इससे पता चलता है कि करेंसी का वीक होना या स्ट्रांग होना कोई बड़ा इंडिकेटर नहीं है कंट्री के डेवलपमेंट को लेकर। कभी ये सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में प्रोपेगेंडा करता है कि उनके ऊपर प्रेशर होता है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर इतना प्रेशर पड़ता है कि जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस रिटायर हो जाते हैं तभी वो खुलकर बात कर पाते हैं, और जो एग्जिस्टिंग जजेस हैं वो खुलकर डिसीजंस भी नहीं ले पा रहे हैं। जबकि अभी करंट सुप्रीम कोर्ट के जज जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड पे जजमेंट सुनाया है, वो खुद कह रहे हैं कि उनपे सरकार की तरफ से कोई प्रेशर नहीं होता है। As Chief Justice, how independent do you think India's judiciary really is? Do you, as Chief Justice, feel you are under pressure when you're giving judgments? In my 23 years as a judge of the High Court, as the Chief Justice of the High Court, and as a judge of the Supreme Court, no one, and I hope you will trust me when I say this, no one has told me to decide a case in a particular way. No one. We are so clear in the principle which we follow. So there's no question if by pressure you meant a sense of pressure from the executive, from the political arm of government, absolutely no. ध्रुव आपको ये नहीं बताता है कि आर्टिकल 370 के बाद कश्मीर चेंज हुआ है, कश्मीर में टूरिज्म बढ़ रही है, F4 रेस हो रही है, कश्मीर के लोग खुश हैं, पर इसके बारे में आपको नहीं बताया जा रहा है। अब मुझे लगता है आप पहले कि अगर कोई भी हिस्ट्री निकाले 2000 या 1999 से आप देख ले, मोस्ट ऑफ द यहाँ पे जो टाइम था ना वो कर्फ्यू में गुजर जाता था। 2016 में देखिए 4-5 महीनों के लिए कश्मीर टोटल बंद था, इंटरनेट सर्विस बंद थी। लेकिन 2019 से खासकर कि ये जो 5 साल रहे हैं, इसमें एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि इंटरनेट सर्विस बंद हुई हो, चाहे वो 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो। यहाँ पे इंटरनेट सर्विस बंद नहीं होते हैं, मोबाइल सर्विस बंद नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे एजुकेशन में कोई रुकावट नहीं आ रही है कम से कम। और जहाँ पे जैसे कि मार्च सेशन का ये हुआ है, उसकी वजह से बच्चों को ज्यादा प्रिपरेशन का टाइम मिल जाता है, बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है। ध्रुव आपको बताता है कि ग्लोबली भारत की रेपुटेशन डाउन हो रही है, डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, पर आपको ये नहीं बताया जाता है कि ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग में मोदी जी कई सालों से नंबर 1 पे हैं। प्यू रिसर्च ने बताया कि भारत में 80% लोग मोदी के काम से खुश हैं, और इसने क्या किया, प्यू रिसर्च को ही गलत बोल दिया। ये जो सर्वेज हैं, प्यू सर्वे जो आपने कहा, इस पे मैं ज्यादा ट्रस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि if you take them at the face value, they can be highly misleading. जबकि इसने कई बार प्यू रिसर्च के सर्वे को अपने वीडियो में यूज किया है। इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं। इस सेंटर की स्पेशलिटी सर्वेज में ही है, और दुनिया भर में ऐसे ये कई डिटेल्ड सर्वेस कंडक्ट करवाता है। इसे अपनी फील्ड में वन ऑफ द मोस्ट क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशंस माना जाता है। कई ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो बायस चेक करती है मीडिया हाउसेस का, कि कोई मीडिया हाउस लेफ्ट लीनिंग है या राइट लीनिंग है, तो वो वेबसाइट्स भी इसे सेंट्रिस्ट कंसिडर करती हैं। ओवरऑल काफी क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन है, काफी क्रेडिबल सर्वे है। जो इंसान ना जाने कितनी बार व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट बोलता रहा है, आज वो खुद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चला रहा है, और वो भी वैसे ही मैसेज फॉरवर्ड करवा रहा है जो पहले वो खुद फॉरवर्ड करने से मना किया करता था।
शुरुआत करते हैं फेक न्यूज के नंबर 1 सोर्स व्हाट्सएप फॉरवर्ड से। अब व्हाट्सएप फॉरवर्ड के लिए मेरा एक सिंपल सा एडवाइस है, अगर व्हाट्सएप फॉरवर्ड में खाली टेक्स्ट लिखा है, उसमें किसी का लिंक नहीं दिया किसी सोर्स का, तो उसमें मत यकीन कीजिए, क्योंकि चांसेस है वो फेक ही होगा। और स्पेशली अगर उसमें किसी के बारे में बहुत ज्यादा तारीफ की जा रही हो या किसी की बहुत ज्यादा बेइज्जती की जा रही हो, यही दो पर्पस होते हैं व्हाट्सएप फॉरवर्ड झूठा फैलाने के। या किसी की बहुत ज्यादा तारीफ करो हाईली पॉजिटिव चीजें, या किसी की बेइज्जती करो हाईली नेगेटिव चीजें। अगर ऐसा ही है और खाली टेक्स्ट है तो उसमें मत यकीन कीजिए। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं, भाई ये क्या हो रहा है। इसने ना जाने कितनी बार इंडियन डेमोक्रेसी पे प्रोपेगेंडा किया है। इसने रशिया यूक्रेन वॉर पे प्रोपेगेंडा किया है। आपने ऐड देखी है दोस्तों? मैंने कहा था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। मोदी जी ने वॉर रुकवा दी पापा। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन और जेलेंस्की को फोन करके युद्ध रुकवाया था? If you ask me, did the Russians stop firing because PM Modi spoke to Putin? Answer is yes. I was there. मैं साक्षी हूँ। अब आप बोलोगे कि जयशंकर जी गलत हैं, ध्रुव सही है, पर मैं आपको बता दूं कि जितनी ध्रुव की एज है उससे ज्यादा जयशंकर जी को फॉरेन ऑफिस का एक्सपीरियंस है। वैसे इसका न्यू प्रोपेगेंडा कोविड वैक्सीन को लेकर होने वाला है कि बीजेपी ने सबको गलत वैक्सीन लगा दी, लोग वैक्सीन से मर रहे हैं, जबकि रियलिटी ये है कि आज के समय दुनिया में जितनी भी कोविड की वैक्सीन बनाई गई है उन सब वैक्सीन में कुछ ना कुछ खामियां निकली हैं, चाहे वो एस्ट्राजेनिका हो, फाइजर हो या कोई और वैक्सीन हो। ऐसा इसलिए क्योंकि पैंडेमिक से दुनिया को बचाने के लिए पहली बार इतनी तेजी से वैक्सीन बनाई गई है। और बात रही एस्ट्राजेनिका वैक्सीन की, तो इसका साइड इफेक्ट रेयर केस में देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगाई है उन सब लोगों को साइड इफेक्ट हो रहा है, पर देखना नेक्स्ट वीडियो में ये इंसान इस पे भी प्रोपेगेंडा करेगा। सीधा साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं। ब्लड क्लॉटिंग वाले हानिकारक साइड इफेक्ट्स जो हमने देखे हैं वो हमें एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वाली वैक्सीन में देखने को मिले। इसके दिन कई मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस ने इस इशू को डिटेल में स्टडी किया और हमारे पास ठोस डेटा अवेलेबल है कि एक्चुअली में इससे कितना रिस्क है। यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी EMA का कहना है कि जो ब्लड क्लॉटिंग का रिस्क है इस वैक्सीन से वो है 1 आउट ऑफ 100,000 केसेस। मतलब अगर इस वैक्सीन को 1 लाख लोग लगाएंगे तो उनमें से एक ऐसा केस निकल सकता है जिसमें ब्लड क्लॉटिंग देखने को मिले। तो ये जो रिस्क है ये वेरी रेयर रिस्क है। इसीलिए दोस्तों इन सारी मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस ने रेकमेंड किया है कि इस वैक्सीन को इस्तेमाल करते रहना चाहिए, क्योंकि जो कोरोना वायरस से मरने का रिस्क है वो कहीं ज्यादा है एज कंपेयर टू वैक्सीन के मरने के रिस्क से। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं, भाई ये क्या हो रहा है। देखो आज के समय भारत में एक ऐसे पावरफुल गवर्नमेंट चाहिए जो देश की ग्रोथ रेट को आगे बढ़ा सके। चाइना ऑलरेडी हमसे 16 साल आगे है और चाइना आगे हुआ है कांग्रेस की गलत नीतियों के चलते। चाइना ने मेक इन चाइना 1978 में शुरू कर दिया था, हमने 2014 में किया है। ये 36 साल का डिफरेंस हमें आज भारी पड़ रहा है। अगर इस बार कोलिशन गवर्नमेंट आ गई तो ये गैप और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि सब देश को लूटने में लग जाएंगे। आज जो सभी पार्टीज के नेता एक साथ हो गए हैं वो आए दिन एक दूसरे को उटपटांग बोलते रहते हैं। कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस, सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे। मैं अगर आज पूछूं आपसे 75 साल में कांग्रेस ने इतने साल राज किया, एक काम बता दो कांग्रेस ने एक काम अच्छा किया हो, एक काम बता दो, याद ही नहीं आएगा। पंजाब ते दिल्ली च मां अपने बच्चे नूं दुनिया दी सब तो छोटी कहानी सुना सकती है, एक थी कांग्रेस। कांग्रेस को वीकन करने के लिए मेरी जरूरत है। Isn't राहुल गांधी सफिशिएंट? तो इन पे विश्वास करने से अच्छा है उसे सपोर्ट करो जो अकेला खड़ा है, जो देश में गरीबी कम कर रहा है, देश के डिफेंस को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, देश को आगे लेके जा रहा है। देखो डिसीजन आप पे है, आपको किसकी बात माननी है। उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की जो सालों से इकोनॉमी को अच्छी तरह से जानते हैं, या उसकी जो प्रोपेगेंडा करने में आगे रहता है। मैं बस यही कहूंगा कि इस बार आप किसी भी धर्म जाति के बारे में मत सोचिए, अपने देश की तरक्की के बारे में सोचिए, क्योंकि आपका एक वोट देश को आगे लेके भी जा सकता है और पीछे भी ढकेल सकता है। तो प्लीज जाके वोट करिए।